हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब लोग गाइज? जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, उस रिवीजन सीरीज में हम आज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह से हमने प्रीवियस टॉपिक मॉडल से डिस्कस किए हैं, उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम चार्ज ये टॉपिक भी कंप्लीट करने वाले हैं। गाइज, अगर हम बात करें जनरल सेंस में चार्ज क्या होता है और चार्ज क्यों क्रिएट करना पड़ता है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। गाइज देखो, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये चार्ज क्यों क्रिएट करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो इसमें ये चार्ज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से ऐसे सेक्शन कवर किए गए हैं जिसमें आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। तो गाइज इस सिचुएशन में आपके जो सेक्शन स्टार्ट होते हैं 77 से लेकर 87 तक, आपके जो सेक्शन डील होने वाले हैं, ये सेक्शन कवर करते हैं चार्ज को। ये सेक्शन किसको कवर करते हैं? चार्ज को कवर करते हैं। इसमें आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं और ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो गाइज अगर मैं बात करूं क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये जो सेक्शन है क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये सेक्शन आपका 77 है। क्रिएशन ऑफ चार्ज ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 77 है। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इवन आप सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, सीएस कर रहे हो। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, तो सेक्शन जो है वो सेक्शन है 82। सेक्शन 82 क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन 82 जो सेक्शन बोलता है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। किसके बारे में करता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, इसके बारे में बात करता है। एंड सेक्शन 87 ये 3 सेक्शन इसमें यहां पर सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। सो गाइज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज समझेंगे, चार्ज किसको बोला जाता है उसकी डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, असेट कौन सी असेट है और कौन सी ऐसे असेट है जिस पर यहां पर चार्ज किया जा सकता है। ओके, सो गाइस ध्यान देना इधर। अगर हम बात करें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज में 2 टाइप्स के चार्ज क्रिएट किए जा सकते हैं। एक तो आपका चार्ज क्रिएट करते हैं हम फिक्स चार्ज, एंड सेकंड वन चार्ज में आपका दूसरा आता है फ्लोटिंग चार्ज। सर ये फिक्स चार्ज किस पर क्रिएट किया जाता है, फ्लोटिंग चार्ज किस पर क्रिएट किया जाता है? जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज क्रिएट किया जाता है भैया आपके फिक्स असेट पर, वो फिक्स चार्ज क्रिएट किया जाता है आपके फिक्स असेट पर। एंड जो फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है आपके कौन से असेट पर? आपके फिक्स असेट नहीं, यहां पर आपकी जो भी मूवेबल असेट है उस पर ये क्या किया जाता है? फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे तो चार्ज इंक्लूड्स, ये वर्ड ध्यान में रखना, लीन। चार्ज इंक्लूड्स लीन। चार्ज मतलब क्या होता है? आप अगर देखो ये कंपनी ABC लिमिटेड है, इसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, ये ऐसे समझो लैंड है इसके पास। वो क्या करना चाहती है? वो किसी से लोन लेना चाहती है, किसी बैंक से वगैरह लोन लेना चाहती है। तो उस सिचुएशन में यहां पर वो कंपनी उसकी प्रॉपर्टी है, तो यहां पर उसको क्या किया जाता है? जब भी वो बैंक को लोन के लिए अप्लाई करती है, तो लोन के लिए अप्लाई करते वक्त इसको ये प्रॉपर्टी के जो भी है, इसको यहां पर विदाउट एनी प्रॉपर्टी और विदाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या विदाउट योर बैलेंस शीट आपको यहां पर लोन देगा, वही सिंपल फंडा। तो इस सिचुएशन में ये बैंक को कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है। तो जब ये बैंक गिरवी यानी कि मॉर्गेज करना पड़ता है। सर चार्ज मतलब मॉर्गेज भी आता है क्या? चार्ज मतलब हम जो लोन लेते हैं वो भी आता है क्या? यस गाइस, चार्ज मतलब मॉर्गेज भी होता है। जब हम मॉर्गेज करके किसी एसेट को लोन लेते हैं वो भी होता है, और उसके बाद यहां पर जब भी लोन लेते हो तो भी वो कवर किया जाता है चार्ज में। सो गाइस ABC कंपनी क्या करती है? ये बैंक है, SBI बैंक है, इसके पास जाती है
और ये असेट क्या करती है, वहां पर मॉर्गेज करती है। ओके, मॉर्गेज करती है, यहां तक ट्रांजेक्शन समझ में। मॉर्गेज करती है वो असेट, और उससे क्या करती है, अमाउंट लेती है, उससे क्या करती है, अमाउंट लेती है। अब गाइज देखो, चार्ज क्रिएट करने का फायदा क्या होता है और चार्ज क्रिएट ना करने का लॉस क्या होता है। गाइज आज जो कंपनी है वो कंपनी किसके पास रजिस्टर होती है, आरओसी के पास। आरओसी का डेटा जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास, यानी कि एमसीए पोर्टल पर सारा डेटा होता है। अगर ये बैंक क्या करेंगी, ये जो कंपनी है, और यहां पर क्या गई, कोटक बैंक के पास गई, कोटक बैंक के पास गई, और यहां से क्या लिया, इसने लोन लिया, और यहां से क्या लिया, इसने लोन लिया। ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे थे। यानी कि अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं करते तो इस सिचुएशन में उस असेट पर क्या किया जाता था, डबल लोन लिया जाता था, और उसका रीपेमेंट भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता था। माल्या जैसे लोग बनते थे, डिफॉल्टर करते थे, नीरव मोदी जैसे लोग डिफॉल्टर करके इंडिया से भागते थे। तो इस सिचुएशन में कंपनी एक्ट एकदम क्लियर है, और कंपनी एक्ट एकदम क्लियर है कि अगर आप किसी भी असेट को क्या करना चाहते हो, मॉर्गेज करना चाहते हो या गिरवी रखना चाहते हो, और उसके बिहाफ पर लोन लेना चाहते हो, तो इसका जो है, इसका आपको चार्ज क्रिएट करना होगा। वो चार्ज कहां पे क्रिएट करना होगा, चार्ज आपको आरओसी के पास रजिस्टर करना होगा, चार्ज आपको आरओसी के पास रजिस्टर करना होगा। बिकॉज उस सिचुएशन में अगर आप यहां पर रजिस्टर करोगे तो इसका फायदा क्या होगा, आरओसी सीधा वो डेटा एमसीए पोर्टल पर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, और जैसे ही आपके पास कोटक बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट आएंगे तो कोटक बैंक को इमीडिएटली समझ में आएगा कि इस असेट पर चार्ज है या नहीं है। तो गाइस ये क्या है और ये क्यों यहाँ पर हमें चार्ज इतना इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा समझ में। गाइस बेसिकली चार्ज क्रिएट करने का पर्पज यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना पब्लिक में। अगर कोई भी बैंक है, कोई भी लोन होल्डर या कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो जिसको यहाँ पर क्या करना है, लोन देना है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में आप इमीडिएटली एमसीए पोर्टल पर जा सकते हो, उस एसेट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो भी सर्वे नंबर वगैरह होता है उसको डाल सकते हो, और इमीडिएटली उस पर किस एसेट, कितने बैंक के चार्जेस यहाँ पर क्या है ऑलरेडी रजिस्टर है, उसका डेटा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। सो एमसीए यहाँ पर क्या चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या चाहती है, आपको यहाँ पर डिफॉल्टर की केसेस को कम करना चाहती है, जो डिफॉल्टर होते हैं वो कम करना चाहती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं है, आपने फ्रॉड लोन किए, फ्रॉड क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, तभी भी यहां पर एमसीए और आरओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको वेरीफाई करना और तभी उसको रजिस्टर करना। बेसिकली ये फंडा है चार्ज टॉपिक का। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट। सो गाइस ये होता है चार्ज। मतलब चार्ज अगर हम बात करें, चार्ज मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी भी असेट पर आप क्या करते हो, अगर किसी भी असेट को मॉर्गेज करना चाहते हो तो उस असेट को आरओसी बोलती है कि आपको रजिस्टर करना होता है, मतलब उसका आपको चार्ज रजिस्टर करना होता है। चार्ज मतलब नथिंग बट अ बर्डन ऑफ दैट असेट, बर्डन ऑफ दैट असेट। हम यहाँ पर बर्डन बोलते तो वो लीगल वे में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने लीगल वर्ड उसके लिए ढूंढा, बर्डन। वैसे मॉर्गेज अवेलेबल है, मगर मॉर्गेज ये जो है वर्ड वो इंडिविजुअल के लिए ज्यादातर यूज होता है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चार्ज वर्ड यूज किया जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। आपके मॉडल में क्या लैंग्वेज दी है वो एक बार फटाफट आपके सामने लाता हूं। चार्ज टॉपिक देखिए, चार्ज टॉपिक मीनिंग क्या है, चार्ज में चार्ज मीनिंग से चार्ज का सेक्शन में डिस्कस करूंगा, उसके बाद ड्यूटी ऑफ रजिस्टर डिस्कस करूंगा। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लेना है, ओके। और डेफिनेशन, डिफाइन कंपनीज एक्ट 2013, चार्ज एज एन इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट, किसी भी पर्सन का उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट, और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और asset of a company or any of its undertaking or both as a securities and including a mortgage। हम यहाँ पर सीधी बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी पर आपका इंटरेस्ट हो और आप यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ उसको लीन हो, तो उस सिचुएशन में क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और असेट ऑफ कंपनी और एनी इट्स अंडरटेकिंग और बोथ,
मतलब सर डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दो, डेफिनेशन को क्लियरफाई कर दो। अगर हम बात करेंगे चार्ज की डेफिनेशन को, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चार्ज की डेफिनेशन को थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करो वर्ड टू वर्ड। गाइस देखो चार्ज की डेफिनेशन देखो, चार्ज की डेफिनेशन मतलब एक तो आपका इंटरेस्ट होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा आपका लीन होगा। ये किसने क्रिएट किया होगा? एक तो कंपनी ने क्रिएट किया होगा, राइट, एक तो कंपनी ने क्रिएट किया होगा। अगर कंपनी क्रिएट नहीं करती है तो जो अंडरटेकर है, जो लोन देने वाला पर्सन है वो क्रिएट करेगा, और इसमें आपका क्या होगा? इंक्लूड्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंक्लूड्स मॉर्गेज भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 216। इजी है। देखो एक तो इंटरेस्ट और लीन क्रिएट कर सकते, कौन कर सकता है? कंपनी रजिस्टर करना है, किसके पास करना है? रजिस्टर विद द आरओसी। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ चार्ज। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेश्चन? इजी। आप देखो डेफिनेशन को ब्रेक करके दिया मैंने आपको, कैसा लगता है? आप डेफिनेशन देखो सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट डिफाइन चार्ज, इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट ऑफ अ कंपनी or any of its undertaking both as a securities and includes mortgage। समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टीज और असेट ऑफ अ कंपनी कर रही है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके इजी है, मेरे साथ रिवाइजन करो। सेक्शन 216 डील विथ क्या कर रहा है? ऑफ सेक्शन 216 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेरे साथ रिवीजन करा। डिफाइन चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लीन created on the property or asset of a company or any of its undertaking or both as a securities and includes a mortgage। तो क्लियर होगा ये डेफिनेशन। तो देखो गाइस, चार्ज और लीन यहां पर देखो, इट्स क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी असेट, इन्होंने ब्रेक करके दिया है, तो ये आपने यहां पर ब्रेकिंग पढ़ लेना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया है, आप देखते गाइस, ये थोड़ा सा ये आपने बस पढ़ लेना है, क्योंकि आप जब भी चार्ज रजिस्टर करते हो तो उसका नोटिस पूरे वर्ल्ड को देना है आपको कि ये प्रॉपर्टी पर चार्ज आपका रजिस्टर है। इसके लिए सेक्शन 80 है, बाकी कुछ नहीं। ओके, इसके एग्जांपल दिए। अब देखो गाइस, आपके चार्ज मैंने बोले थे दो टाइप्स के चार्ज आते, एक फिक्स चार्ज, दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। गाइस अगर हम बात करें फिक्स चार्ज मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक असेट पर, एक लैंड है, स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, लैंड पर अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फिक्स चार्ज। इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी लैंड पर आप कोई भी चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो लैंड पर जो भी आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कौन सा चार्ज? बोलो फटाफट। वो हो जाएगा स्पेसिफिक एसेट पर कर रहे हो तो स्पेसिफिक एसेट पर बन जाएगा आपका फिक्स चार्ज। ध्यान में रखना। ऑफ द बोरिंग दीज एसेट आर परमानेंट नेचर लाइक लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइस, मशीनरी installed by the company and the like. Further, these assets are identified at the time of creation of charge। क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई, आप कौन सी असेट पर चार्ज क्रिएट करते हो उसको आइडेंटिफाई करते हो द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो उस सिचुएशन में फिक्स चार्ज यूजुअली क्रिएटेड बाय ऑफ मॉर्गेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। आप एक तो ये लैंड और बिल्डिंग को क्या कर सकते हो? मॉर्गेज कर सकते हो, अदरवाइज उसको क्या कर सकते हो? उसका टाइटल आप डिपॉजिट कर सकते हो। टाइटल डिपॉजिट करना या और मॉर्गेज करना, अगर आप उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर अगर आपकी कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाएंगी तो जो भी बैंक है, एसबीआई बैंक इस एसेट को सोल्ड करेगा और उसका अमाउंट रिकवर करके जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो आपको दे देगा। बात क्लियर है?
ये होता है आपका फिक्स असेट में आपकी असेट डिसाइड की जाती है, स्पेसिफाई की जाती है, और उस सिचुएशन में वो जो असेट पर चार्ज क्रिएट होता है तो उसको फिक्स चार्ज बोला जाता है। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन इन दिस केस? आगे गाइस, व्हेन चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच असेट दस रिमेन फिक्स। जो भी चार्ज होता है सच असेट मतलब कौन सी भी ऐसी आइडेंटिफाई असेट अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो तो उसको यहां पर फिक्स चार्ज बोला जाता है, फिक्स चार्ज बोला जाता है। एंड द बोरोइंग कंपनी इज नॉट परमिटेड टू सेल। आपकी बोरोइंग कंपनी जो भी होती है जिसने लोन लिया है उसको यहां पर सेल करने का राइट नहीं होता है, सेल करने का राइट नहीं होता है। समझ में आया बात? तो इसलिए उस चार्ज को फिक्स बोलते हैं। अगर मैं इस जो मेरा रूम है रिकॉर्डिंग किसी यहां पर इस पर चार्ज क्रिएट करूं तो मुझे यहां पर वो असेट सेल करने का राइट नहीं है। बात क्लियर है? आपका क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में मुझे कमेंट करके पूछ लेना इस पर। देन असेट अंडर फिक्स चार्ज, आपको सर मेरे को असेट सेल करनी है, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? अगर आपको असेट सेल करनी है तो आपको अप्रूवल लेना होगा। किसका अप्रूवल लेना होगा? आपको जिस कंपनी से आपने क्या किया है, अमाउंट लिया है, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, जिस कंपनी के पास आपने डॉक्यूमेंट रखा है, या जिस कंपनी के पास आपने मॉर्गेज डीड क्रिएट किया है, उस कंपनी का आपको परमिशन लेना होगा, उस कंपनी का आपको परमिशन लेना होगा, तभी आप असेट को बेच सकते हो। अदरवाइज आपको यहां पर कोई भी असेट सेल करने का राइट नहीं। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ओके। A fixed charge is occupied when the money borrowed against the asset subject to fixed charge remain its full। गाइस देखो एक एग्जांपल बोलता हूं। आपकी कंपनी यहां पर क्या हो रही है, आपकी कंपनी ने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया है। आपने कंपनी ने यहां पर क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया है, चार्ज किया है, फिक्स चार्ज क्रिएट। तो इस सिचुएशन में जब भी आपकी कंपनी लिक्विडेशन किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो भी आपकी असेट है, जब लिक्विडेशन के टाइम पर जो भी असेट है उसको सोल्ड किया जाता है और पहले जो चार्ज होल्डर है उसका रीपेमेंट किया जाता है, उसका रीपेमेंट किया जाता है। बेसिकली स्पेसिफिक असेट मतलब जिस असेट पर आपका चार्ज क्रिएट किया गया है उस असेट को जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या किया जाता है, उसका यहाँ पर चार्ज जो भी है वो उसका अमाउंट इंटरेस्ट के साथ रिटर्न दिया जाता है। ये हुआ आपका चार्ज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, चार्ज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एनसीए के पास। सर मैं चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, वो आगे देखूंगा, डिस्कस करूंगा कि चार्ज रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मैं चार्ज तो है मेरे एसेट पर मगर मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता एमसी के पास, तो वो जो है वो वाइड कंसीडर किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कंसीडर किया जाएगा, मगर आपको वहां पर रिकवरी रिमेनिंग जो रिकवरी है वो रिकवरी आपकी दी जाएगी। यानी कि लिक्विडेशन के टाइम पर वो असेट का जो भी हम सेल करते उस असेट को आपको उस असेट का सेल करने के बाद जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। ये हुआ फिक्स चार्ज। अब गाइस फ्लोटिंग चार्ज देखते हैं। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज किस पर क्रिएट किया जाता है? गाइस बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो फ्लोटिंग फिक्स चार्ज से बेटर वे यूज करती है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब कौन सा चार्ज, जो चाहती है कि यार हमारे पास स्टॉक्स पड़ा है, हमारे पास अभी कोविड का सिचुएशन है, कोविड के सिचुएशन में आपका स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है, स्टॉक वैसे ही दुकान में पड़ा है, आपका गोल्ड का शॉप है और गोल्ड का शॉप है, कोविड चल रहा है 19 और आप क्या कर रहे हो, उस कोविड की वजह से उस स्टॉक को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में गोल्ड आपका ज्वेलरी का शॉप है, गोल्ड आपकी फिक्स एसेट है क्या? नहीं भैया, गोल्ड आपकी फिक्स एसेट नहीं, आपको वो क्लियर करना होगा। तो उस सिचुएशन में आप करते हो क्या, इस एसेट पर चार्ज क्रिएट करते हो, इस एसेट पर चार्ज क्रिएट करते हो, उस चार्ज को बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। उस चार्ज को क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड on asset or a class of asset which are fluctuated nature or changing in nature। मतलब ये गोल्ड चेंज भी हो सकता है, चेंज हो सकता है आपका स्टॉक। अरे भाई तेरा चार्ज गोल्ड पर क्रिएटेड है, कल जाकर नहीं ना वो ऐसे नहीं बोल सकता। आज तू कैलकुलेटर सेल कर रहा है,
ये कैलकुलेटर पर चार्ज तूने क्रिएट किया, चलो दे दिया, ये कैलकुलेटर मैंने सेल किया, नया स्टॉक तेरी दुकान में आने वाला है या नहीं आने वाला है? यस आने वाला है। तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज जो एसेट है तू उसके पास नहीं जा सकता, तो कैलकुलेटर तूने परचेज किया, मैंने तो इस पर चार्ज रजिस्टर किया था, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते? ऑटोमेटिकली वो चार्ज क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, या उस एसेट से वो चार्ज निकल कर दूसरी जो आपके स्टॉक आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, उस पर वो चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है? कंफ्यूजन है कोई? फ्लोट करना मतलब शिफ्ट करना नहीं, वो परचेसेस को पकड़े, जो परचेसर है उसको पकड़ेंगे, उससे ले लेंगे। अरे यार खामखा क्यों यहां पर परेशानी कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। फ्लोटिंग मतलब वो चार्ज चेंज होता रहता है, फ्लोट होता रहता है, एक एसेट से स्टॉक पर आपके कंटिन्यूस सर्कल है। समझ में आया बात? कोई क्वेश्चन है? तो इस ये जो होता है स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स ओके एंड लाइक द एसेट अंडर फ्लोटिंग चार्ज कीप चेंजिंग बिकॉज the borrowing company is permitted to use them for trading। और जब भी आप चार्ज लेते हो तो परमिट किया जाता है कि आप इसको यूज देम फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फॉर सेल। समझ में है? ये हो गया आपका फ्लोटिंग चार्ज। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? एग्जांपल आप पढ़ लेना, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नो प्रॉब्लम। आगे एग्जांपल 3 भी पढ़ लेना। अब क्या होता है व्हेन द, आप देखो ये एग्जांपल 3, इन केस एग्जांपल 3 में एक्सप्लेन करो, इन केस अ कंपनी विच मैन्युफैक्चरिंग लेदर गुड्स द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेदर विच सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। जो भी आपने लेदर का रॉ मटेरियल है वो आपका क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज बन जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज मे बी यूज मैन्युफैक्चरिंग लेदर गुड्स विदाउट सीकिंग अ परमिशन विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लेंडर। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, फिनिश गुड्स उसका बना सकते हो क्योंकि उसमें परमिशन गिवन होती है। नाउ गाइस thus unlike fixed charge asset offer security by the company can be dealt with the company in ordinary course of business, the buyer of the asset will get its fix of charge। तो उस सिचुएशन में जो भी बायर होता है आप क्या करते हो, उसका यहाँ पर क्या करते हो, फिनिश गुड्स बनाते हो और उसको बायर को जो भी है सेल करते हो। तो उस सिचुएशन में आप वहां पर मैंने जिस तरह से एग्जांपल दिया कि आप वहां पर किसी भी तरह से जो भी बायर है उसको फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। समझ में आया? फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है। व्हेन द क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी और कंपनी गोज टू लिक्विडिटी। देखो गाइस, अब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स कब बनता है और उसको क्रिस्टलाइजेशन कब कहा जाता है? देखो गाइस, अब ऑब्वियसली बात है, जब आप फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, किस पर क्रिएट किया, स्टॉक पर। अब जब लिक्विडेशन कर रहे, लिक्विडेटर जी आए, पूरे एसेट को काउंट किया और एसेट को सेल कर रहे, तो उस सिचुएशन में जो भी फ्लोटिंग चार्ज है ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, फिक्स चार्ज, क्योंकि कंपनी उसका शॉप क्लोज कर रही। अब ये मेरे पास इतने कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर जब मैं सेल करूंगा, ये स्टॉक नहीं है आप मेरा, अब मैं ट्रेडिंग बंद करो तो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेटर पर आपने चार्ज क्रिएट किया है, मतलब वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक बन जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ये जो चार्ज है इस कैलकुलेटर पर बना वाला, ये चार्ज आपका क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग से फिक्स बन जाएगा, क्योंकि दूसरी एसेट है क्या आपके पास, नहीं स्टॉक आने वाला है, मैंने मंगवाया है, कंपनी बंद हुई तो भी क्या डायरेक्टर बोल सकते क्या, नहीं गाइस। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आपका चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स से फ्लोटिंग से फिक्स हो रहा है, इसको क्रिस्टलाइजेशन चार्ज बोलते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस केस? तो गाइस समझ में, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है। ओके, एक बार रिवीजन करना, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो गाइस, अब देखो अगर हम बात करें सेक्शन 77 की, तो सेक्शन 77 क्या बोलता है और क्या बात करता है। सेक्शन 77 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 77 क्या बोलता है, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, यानी कि यहां पर क्या होता है, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। गाइस यहां पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं और इसमें अमेंडमेंट है। गाइस देखो, ड्यूटी टू
रजिस्टर चार्ज, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। मैं दो सेक्शन इसमें पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। नाउ गाइस आगे देखो, इधर देखो गाइस, अब ये क्या हो गया, यहां पर कंपनी और कंपनी की ये क्या है, मैं फिक्स चार्ज का एग्जांपल दे रहा हूं। फ्लोटिंग चार्ज को आपको रजिस्टर दोनों भी करना है। ये आपकी कंपनी की लैंड है, इसका आपने क्या करना है, मैं लीगल वर्ड में इसका टाइटल आपने डिपॉजिट कर दिया, इसका टाइटल डिपॉजिट कर लिया है एसबीआई के पास, इसका टाइटल डिपॉजिट कर दिया है एसबीआई के 30/3/2021 को, इसका टाइटल डिपॉजिट कर दिया है और इससे आपने क्या लिया है, लोन लिया है। ओके गाइस, तो इस सिचुएशन में यहां पर एसबीआई है और यहां पर समझो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी दोनों यहां पर देखो। एसबीआई ने क्या कर दिया, उसकी लैंड, जो टाटा कंपनी उसकी लैंड जो थी वो लैंड क्या कर दी, उसने टाइटल डिपॉजिट कर दिया। टाइटल डिपॉजिट लीगल सेंस में जाना, उसने उसका टाइटल डिपॉजिट कर दिया या मॉर्गेज कर दिया उस एसेट को, हम टाइटल डिपॉजिट करें, एसबीआई के पास डिपॉजिट कर लिया और लोन लिया। सपोज उसने लोन लिया 1 करोड़ रुपीस का, 1 करोड़ रुपीस का उसने यहां पर क्या किया, लोन लिया। अब गाइस इस सिचुएशन में यहां पर इस ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है, आपको सेक्शन 77 बोलता है, सेक्शन 77 क्या बोलता है, इस ट्रांजेक्शन को आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है विद इन 30 डेज। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई है, जिस दिन आपने उस असेट पर चार्ज क्रिएट किया है, अभी आपने क्या किया है, 33/2021 को इस असेट पर चार्ज क्रिएट किया है, तो आपको विद इन 30 डेज उस असेट पर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है। वो फॉर्म होता है CRG 01 में आपने क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डेज ये क्या करना पड़ता है, चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है। 13/3/2021 को आपने क्या किया है, उस असेट को क्या किया है, मॉर्गेज किया है या टाइटल डिपॉजिट किया है, तो उस सिचुएशन में यहां पर विद इन 30 डेज उस असेट पर आपको चार्ज डिस्कस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, एसबीआई की है या कंपनी की है, टाटा कंपनी की है। सो गाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा कंपनी की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टाटा कंपनी की है। और टाटा कंपनी को इस केस में क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डेज वो चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है। कोई क्वेश्चन इसमें, बोलो यस, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे। तो ये होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो गाइस, अब कंपनी टाटा कंपनी क्या कर दिया, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इस सिचुएशन में यहां पर आपके पास ओल्ड प्रोविजन डिस्कस करो। ओल्ड प्रोविजन ये थे कि उसको क्या करना था, 300 डेज में वो कभी भी चार्ज रजिस्टर कर सकती थी ऑन द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, 300 डेज, विद इन 300 डेज, ये ओल्ड प्रोविजन थे। अब इसको ऑडियंस जो आया हमारा 2019, उसने इसको काट दिया, ये मेजर अमेंडमेंट है, उसने इसको काट दिया और यहां पर बोला आपको ये टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपने 33/2021 को अगर ये करते हो तो आपको विद इन 30 डेज चार्ज रजिस्टर करना है, ओके। अगर आप विद इन 30 डेज चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो इस सिचुएशन में इस डेट से आपको विद इन 60 डेज उस असेट पर चार्ज रजिस्टर करना है। यहां से आपको विद इन 60 डेज आपको चार्ज रजिस्टर करना है। ये जो भी फीस आएंगी यहां पर तो नॉर्मल फीस रहेंगी, ये नॉर्मल फीस के साथ आपको क्या करना है, चार्ज रजिस्टर करना है विद इन 30 डेज फर्स्ट, एंड देन अगर आप 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कर सकते तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी विद इन 60 डेज की, और विद इन 60 डेज में क्या करना है, आपने उस असेट पर चार्ज रजिस्टर करना है जिस असेट पर आपने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन दिस केस?
सर सुनो ना मेरी बात, अगर मैं 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाया तो इस सिचुएशन में मैं 60 डेज में चार्ज, विद इन 60 डेज में चार्ज रजिस्टर कर सकता हूं जिस दिन से। यस गाइस, ये ऑर्डिनेंस 2019 जो ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस 2019 का, तो उस ऑर्डिनेंस 2019 में यह अमेंडमेंट किया गया कि 300 डेज का जो प्रोविजन था उसको काटा और उसकी जगह पर यह प्रोविजन लाया कि आपको यहां पर क्या किया जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में ये अब देखो आपके इसमें और एक प्रोविजन है और थोड़ा सा मॉड्यूल से आपको डिस्कस करता हूं। नाउ गाइस, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इसका एक चार्ट से इसमें मैं दिखाता हूं आपको। देखो, क्रिएशन ऑफ क्रिएटेड बिफोर, अगर आप ये क्रिएटेड बिफोर, अगर आप क्रिएटेड करते हो बिफोर 12/11/2018, अगर आप क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018 करते हो तो रजिस्टर विद इन 30 डेज एज इट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं कि आपको क्या करना है, विद इन 30 डेज में रजिस्टर करना है। ओके, इफ नॉट रजिस्टर विद इन 30 डेज, तो उस सिचुएशन में यहां पर क्या किया है, रजिस्टर विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। तो इस केस में आपको 300 डेज जो दिया है, इस केस में ये 300 डेज का प्रोविजन चला गया। अब ये जो 60 डेज है इसके लिए आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। ओके गाइस, अब देखो यहां पर आगे आते हैं, ये सब 300 डेज, ये पूरा अमेंडमेंट इसको क्या कर दिया है, काट दिया है, इसको क्या कर दिया है, काट दिया है, क्योंकि अब यहां पर इस क्वेश्चन पर कोई, इस प्रोविजन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि अब अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट इस तरह से उन्होंने किया है। और ये इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत अच्छा यहां पर क्या किया, इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अमेंडमेंट कब से आया, ओल्ड प्रोविजन क्या था, न्यू प्रोविजन क्या था, चार्ट में डिस्कस किया। सो एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, इस सिचुएशन में देखो, अब आप चार्ज रजिस्टर विद इन 6 मंथ उस सिचुएशन में, और इफ नॉट रजिस्टर आप क्या करते थे, अगर आप 300 डेज में रजिस्टर नहीं करते थे तो उस सिचुएशन में उसके बाद और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। अपॉर्चुनिटी कितनी दिन की दी जाती थी, 6 मंथ की अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, और 6 मंथ की। और इस सिचुएशन में आपको एडिशनल फीस, डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज, यहां पर एडिशनल फीस भी आपको चार्ज की जाती थी, और डिफरेंट फीस जो होती है डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनी, वो भी फीस आपसे वसूल की जाती है। तो गाइस यहां पर देखो 30 डेज, उसके बाद आपको टाइम दिया जाता था 300 डेज। ये 300 डेज कब से है, 300 डेज क्रिएशन, ये क्रिएशन के जिस दिन आपने क्रिएशन किया था उसके 300 डेज, और विद इन 6 मंथ, ओके, विद इन 6 मंथ ये भी आपको क्या करना था, 2/11 विद एडिशनल फीस, ये आपके प्रोविजन थे। अब देखो गाइस, आपके न्यू प्रोविजन क्या है, आफ्टर क्या हुई उनकी प्रोविजन, चार्ज आफ्टर क्या किया उन्होंने, अब 2/11/2018 के बाद क्या किया उन्होंने, आपको चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018, तो उस सिचुएशन में यहां पर अमेंडमेंट किया, ये प्रोविजन एज इट इज विद इन 30 डेज एज इट इज रखा, विद इन 30 डेज एज इट इज रखा, और इसमें 2 प्रोविजन जो दिए थे ना वो उन्होंने चेंज कर दिए। अगर आप विद इन 30 डेज में रजिस्टर नहीं करते हो तो विद इन 60 डेज में आप रजिस्टर करो, जिस दिन से आपने चार्ज क्रिएटेड किया है, उस दिन से आप 60 डेज में क्या करो, रजिस्टर करो। गाइस ये 60 डेज के साथ सेक्शन जो आपका 78 है ना, वो भी आपके मजे लेगा। इसमें सेक्शन 78 भी इसमें आपका इन्वॉल्व है, ये 60 डेज में, वो भी कैसे आपके पास आएगा देखो, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में रजिस्टर इन 30 डेज, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डेज में नहीं कर पाए तो विद इन 60 डेज विद एडिशनल फीस, 60 डेज विद एडिशनल फीस आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप विद इन 60 डेज रजिस्टर नहीं करते हो तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर विद इन 60 डेज नहीं रजिस्टर कर पाए तो उस सिचुएशन में जो 30 डेज होते हैं, 30 डेज के बाद आपको टाइम दिया जाता है 6 मंथ का। 30 डेज जो फर्स्ट वाले 30 डेज होते हैं उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है 6 मंथ का, और 6 मंथ में आपने क्या करना है, उस चार्ज को रजिस्टर करना फ्रॉम 30 डेज। 30 डेज आपके खत्म हो गए
उससे 6 मंथ काउंट करना है और उस 6 मंथ से आपने क्या करना है, उस चार्ज को रजिस्टर करना है। तो इस सिचुएशन में आपको यहां पर एमसीक्यू आ सकता है और ये फीस जो है आपकी यहां पर विथ एड वैलोरम फीस, विथ एड मल्टीपल कैलकुलेशन हो जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड हो जाएगा, उस फीस को बोला जाता है विथ एड वैलोरम फीस। ओके, क्लियर है इस सिचुएशन में। अब इसका चार्ट में बना देता हूं आपको फटाफट। अगर आप बात कर रहे हो तो चार्ज यहां पर देखो, सेक्शन 77 रजिस्टर ऑफ चार्ज। ये रजिस्टर कब करना है आपको, रजिस्टर करना है विद इन 30 डेज। मैं अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ा हूं, विद इन 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन, जिस दिन आपने क्रिएशन किया वहां से। अगर आप इफ नॉट अगर आप नहीं कर पाए रजिस्टर, तो विद इन क्या 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। 60 मतलब ये 30 डेज भी इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पर आपका जो फ्रेंड आने वाला है सेक्शन 78 भी एंट्री इसी प्रोविजन के साथ करेगा। वो कैसे करेगा यहां पर मैं बताता हूं आपको, वेट करो थोड़ा सा। और उसके बाद आपका जो है लास्ट वन में ये एडिशनल फीस जाएंगी, यहां पर भी एडिशनल फीस जाएंगी। ओके, जो भी एडिशनल फीस आपको लगेंगी वो जाएंगी। और इस सिचुएशन में लास्ट में विद इन ये विद इन कब आ रहा है, 6 मंथ। जिस दिन आपके 30 डेज कंप्लीट हो गए ना, फर्स्ट के, तो उससे 6 मंथ में विद इन 6 मंथ विद इन 6 मंथ में आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। वो कौन से बेसिस पर, एड वैलोरम फीस। प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना क्या है उसका, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन इन दिस केस? सर आप सेक्शन 78 पढ़ाने वाले थे, सेक्शन 78 इसके साथ कवर करने वाले हो। तो सेक्शन 78 क्या डील करता है और सेक्शन 78 क्या बोलता है? नाउ गाइस फोकस हियर। सेक्शन 78 को भी डिस्कस करता हूं और सेक्शन 78 का भी यहां पर डिस्कशन में कर लेता हूं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के, वो मैंने डिस्कस किए आपको स्टार्टिंग में, कि आपका चार्ज जो है वाइड कंसीडर किया जाएगा और उस सिचुएशन में वाइड कंसीडर किया जाएगा। और आपको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो उस सिचुएशन में वो कंपनी दूसरे भी बैंक से वहां पर चार्ज, दूसरे बैंक के साथ भी डील कर सकती है और दूसरे बैंक से भी लोन ले सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आप सीए हो तो जैसे भी यह फ्रॉड कंसीडर किया जाता है, अगर आप फ्यूचर में सीए बने तो उस सिचुएशन में 77 का आपने प्रॉपर यूज करना है। और जो भी आपके कंपनी की एसेट है उसको आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है एमसी आरओसी के पोर्टल पर सेक्शन 77 में। तो अगर आप नॉन कॉन्सिक्वेंसेस करोगे और आगे जाकर वो कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएंगी। तो इस सिचुएशन में वो कॉन्सिक्वेंसेस है, एक बार पढ़ लेना। नाउ गाइस आप एप्लीकेशन जो है 78 सेक्शन है, मैं इतना जोर से यहाँ क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। अब ये चार्ज होल्डर क्या करता है, यहां पर देखो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है चार्ज रजिस्टर करने की। अगर आप 30 डेज में रजिस्टर नहीं करते हो, अगर ये 30 डेज में आप चार्ज रजिस्टर नहीं करते हो तो सेक्शन 78 आता है। और 78 के साथ यहां पर कौन आता है, चार्ज होल्डर आता है। यहां पर कौन आता है, चार्ज होल्डर आता है। और वो क्या करता है, वो एक्टिंग करने लगता है, हाँ तूने चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या करें। तो उस सिचुएशन में वो ऐसे तो बोल सकता है, ए टाटा कंपनी तूने तो चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तू तो रतन टाटा इसलिए मैं तेरे, ऐसे नहीं बोल सकता, ये इनफॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कौन सा, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और वो फॉर्मल कम्युनिकेशन उसको विद इन 40 डेज उसको क्या करना पड़ता है, नोटिस देनी होती है। सर ये 40 डेज कहां से कंसीडर करेंगे, ये 40 डेज आपका जिस दिन 30 डेज कंप्लीट हुए हैं फर्स्ट वाले, उस दिन से आपको 14 डेज में उसको नोटिस देनी होती है। ये हुआ सेक्शन 78। मतलब
आपको अगर कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो उस सिचुएशन में यहाँ पर सेक्शन 78 आएगा और सेक्शन 78 आकर बोलेगा कि भैया तूने मेरे से तो लोन लिया है, क्यों बेईमानी कर रहा है, तो तू क्या कर, पहले इसको रजिस्टर कर दे, मेरे को मुक्ति दे दे। वो कैसे बोलेगा, वो उसके नोटिस में बोलेगा विद इन 40 डेज। ये नोटिस कब जाएंगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 30 डेज। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन दिस केस? क्लियर हो रहा है? यही लिखा है आपके मॉडल में। देखो, इट कैन सीन फ्रॉम द foregoing discussion that non-registration or delay registration would be seriously affect the charge holder interest, उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो therefore लॉ क्या कर रहा है, उसको अगवा कर रहा है कि तू क्या कर, तू रजिस्ट्रेशन कर, खुद कर रजिस्ट्रेशन, नोटिस देके कर रजिस्ट्रेशन। तो ये 78 में बोला जाता है कि भाई तू वेट मत कर, 30 डेज खत्म हो गए, उसने 4 तेरे से लोन लिया, तू वेट मत कर, तू क्या कर, पहले उसको नोटिस दे दे 14 डेज की, और उसके बाद तू बोल उसको, अगर तू रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा ना तो अपन रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके लिए आपको सेकंड 30 डेज के बाद 60 डेज वाला आपको टाइम दिया है। गाइस देखो, ये इजी था, वो 300 डेज, उसके बाद 6 मंथ, कितना गैप दे रहे थे। अब ऐसा नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये इजी प्रोविजन बना दिए। यहां पर क्या हो रहा था, कंपनीज रिलैक्स हो रही थी और जो लोन देने वाले थे वो भी रिलैक्स हो रहे थे। इस सिचुएशन में कंपनी ने रिलैक्सेशन दोनों का ही हटा दिया और बोला है अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो, चार्ज होल्डर और कंपनी दोनों ही सुनो, तूने एक तो 77 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और तूने भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नोटिस दे। प्रोविजन क्लियर है? ओके, अगेन charge holder therefore the law gives the charge holder a concession. The section 78 of Companies Act 2013 empower the holder of charge get charge registration. क्या कर रही, तू रजिस्ट्रेशन कर, रजिस्ट्रेशन in the case company creating a company charge on its property fails to do so, अगर कंपनी फेल हुई तो उस सिचुएशन में accordingly if a charge is created but the company primarily responsible for registering the charge fail to do so within prescribed period जो दिया है 30 days as provide section 77 clause 1 section 77 subsection 1 the person in whose favor the charge is created therefore charge holder may apply to register for registration of the company along with the instrument of charge within the prescribed time from and manner। उसको क्या करना पड़ेगा, from and manner। वो कैसे, ये देखो, द चार्ज होल्डर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन from the charge holder the registrar shall give a notice to the company and no objection is received allow such registration within a period of 40 days after the giving notice to the company on payment of prescribed fees। अगर आपका चार्ज होल्डर उस सिचुएशन में फीस पे करता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कंपनी को नोटिस दी जाती है और कंपनी को नोटिस देके उसकी क्या की जाती है, परमिशन ली जाती है कि आपका चार्ज होल्डर आपके यहाँ पर हमारे पास आया है और इस सिचुएशन में वो बोल रहा है कि कंपनी ने हमारा चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा इस सिचुएशन में, आरओसी उसको बोलती है कंपनी सुन, तूने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो बोलती नहीं किया, तो ये नोटिस है। अगर उसका चार्ज इस असेट पर क्रिएट है तो इसको एनओसी दे दे, नॉट ऑब्लिगेशन, यानी कि एनओसी दे दो। तो उस सिचुएशन में अगर आपने एनओसी दी तो वो चार्ज रजिस्ट्रेशन करने को इजी जाएगा। तो ये प्रोविजन है। ओके, रिकवरी उसकी फीस कर दिए जाएंगे। तो ये होगा आपका यहाँ पर क्या, चार्ज का सेक्शन 78। देन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज।
देखो गाइस, कुछ केस में क्या होता है कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, टू सिचुएशन कंप्लीटेड। एक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी, आपकी कंपनी क्या करती है, सुनो मेरी बात, ये एक्विजिशन क्या होता है, सेक्शन 79 क्या होता है, ये बहुत ही फंडा है। ये अभिषेक है, ये सलमान है, ये एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पहले सलमान का चार्ज था, इस पर सलमान का चार्ज था। अब ये चार्ज किसका हो गया, ये एक प्रॉपर्टी एक्वायर की अभिषेक ने, अभिषेक बच्चन ने यहाँ पर एक्वायर की। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी किसी का चार्ज था, सलमान लिमिटेड का चार्ज इस हंसो मत, और यहाँ पर अब चार्ज किसका हो रहा है, अभिषेक बच्चन लिमिटेड वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है। तो ये प्रॉब्लम ही है ना यार, ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी सलमान लिमिटेड का यहाँ पर क्या था, लोन था, इंटरेस्ट था, सलमान का इस पर इंटरेस्ट था, ऑलरेडी इस पर इंटरेस्ट था। अब वो प्रॉपर्टी अभिषेक बच्चन एक्वायर कर रहा है। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आएगा कि ये सलमान खान का क्या होगा, बराबर ना। अब सलमान खान का क्या होगा, वो विदाउट प्रॉपर्टी जिंदगी भर रहेगा या कोई दूसरी प्रॉपर्टी लाएगा, या दूसरी प्रॉपर्टी को कोई उस पर चार्ज क्रिएट करेगा। पॉइंट समझ में आया। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम किसको हो रही है, सलमान को हो रही। अब ये सलमान को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सिचुएशन में प्रोविजन क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसी केस हुई तो प्रोविजन आपकी बहुत क्लियर है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, और ये हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ ही बता रहा हूं। अरे कंपनी है ना, वो हंसी एकदम शुरू, बिंदास तरीके से, कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में। टू सिचुएशन आर कंप्लीटेड, क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। अभिषेक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जिस पर सलमान का चार्ज होता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन टर्म एंड कंडीशन और मॉडिफिकेशन इन द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये भी देखूंगा, मॉडिफिकेशन भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा। पहले आपका प्रॉपर्टी एक्वायर का सिचुएशन दिखाता हूं कि प्रॉपर्टी कंपनी, देखो कंपनी एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड टू सब्जेक्ट टू चार्ज, किसी भी प्रॉपर्टी पर चार्ज है। इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर अ चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है, इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर अ चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ इट सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द होल्डर, ये आपका चार्ज होल्डर के परमिशन के अकॉर्डिंगली वो क्या की जा रही है, सोल्ड की जा रही है। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77। मतलब अभिषेक को बुलाना होगा सलमान लिमिटेड को, और उस प्रॉपर्टी पर जैसा चार्ज था वैसा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्रोविजन है एक्विजिशन एंड मॉडिफिकेशन के। एक्विजिशन मैंने क्रिएट किया है, कंप्लीट किया है, अब मॉडिफिकेशन देखेंगे। कोई कंफ्यूजन सेक्शन 79 में, कोई कंफ्यूजन एनीवन बोलो, किसी को कंफ्यूजन है सेक्शन 79 में? नहीं, आगे सेक्शन 79 हो गया। सेक्शन 79 का बी पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज अ चार्ज इन टर्म एंड कंडीशन इटीसी। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी यही एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में आप आपकी खुद की कुछ, वो कंपनी और ये कंपनी, जो कंपनी ये सलमान खान है और अभिषेक, वो कुछ टर्म एंड कंडीशन को ये क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पुराना था, ऐसे थोड़ी है कि वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी को ये करेंगे, चार्ज रजिस्टर नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में मॉडिफिकेशन होगी उस प्रॉपर्टी के चार्ज की, तो वो मॉडिफिकेशन का भी यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया है कि यहाँ पर देखो भाई, सेक्शन 79 बी रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज इन टर्म एंड कंडीशन और चार्ज इन एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज टू बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77। समझ में आ रहा है? सेक्शन 79 क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन चार्ज इन चार्ज टर्म एंड कंडीशन, जो भी आपकी छोटी छोटी कंडीशन होती है, टर्म्स होती है, पेमेंट कैसे
ये सारे कंडीशन को उसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में यहाँ पर मॉडिफिकेशन में वेरिएशन in any of the term and condition of the agreement including charge in a rate of interest, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन जो भी होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट और उसके साथ ऑपरेशन ऑफ लॉ, वेरिएशन एक्सचेंज ऑपरेशन लॉ, ये आप एक बार पढ़ लेना। एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन आ रहा है अंडर, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखो यहाँ पर मॉडिफिकेशन बाय varying any term condition of the existing charge through an agreement where modification is in pursuance of agreement for enhancing or decreasing the limits। उसके बाद where modification by kidding pari passu charge, उसके बाद आपका the charge is a rate of interest, ये भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद आपका रीपेमेंट शेड्यूल लोन, ये भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपकी ये सर मॉडिफिकेशन मतलब क्या और एक्विजिशन मतलब क्या, समझ में आया? जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है और मॉडिफिकेशन मतलब जो कंपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है उसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उस नया कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट को इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, उसके मॉडिफिकेशन टर्म डिसाइड किए जाएंगे। ओके, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपका दिया जाता है इस सिचुएशन में CHG4। CHG1 मैंने यहां पर डिस्कस किया है। CHG1 बेसिकली डील विथ रजिस्ट्रेशन जो डील करता है सेक्शन 77 में। CHG2 जहां पर आपकी नोटिस जाती है 40 डेज वाली, उसके लिए CHG2 एंड CHG3 इसके लिए यहां पर क्या किया है, CHG3 मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म का जो भी है आपका मॉडिफिकेशन रिटर्न होना चाहिए इस सिचुएशन में मॉडिफिकेशन। CHG1 में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी एक्विजिशन है उसका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने सेपरेट फॉर्म दिया है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइस सेक्शन 80 क्या था? सेक्शन 80 आपका ये है, सेक्शन 80 आपको जो भी हो रहा है चार्ज उसका आपको नोटिस देना है वर्ल्ड वाइड। नोटिस आपको क्या करना है, वर्ल्ड वाइड देना है। सेक्शन 81 कोई यहाँ पर आपके सिलेबस में रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 18 आपका नोटिस के लिए, आप सेक्शन 82 कंपनी रिपोर्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। गाइस देखो इस सिचुएशन में अब जो टाटा कंपनी है ये टाटा कंपनी पेमेंट कर रही है SBI को, टाटा कंपनी पेमेंट कर रही है SBI को, तो उस सिचुएशन में इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, सेटिस्फेक्शन। मतलब इन्होंने इनका जो भी लोन है वो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब गाइस ये लोन रिटर्न कर दिया, आपकी एंट्री कहां पर है, आरओसी ने एंट्री कर दी एमसीए पोर्टल पर। अब ये एंट्री क्या करनी पड़ेगी, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरी जो असेट तूने एमसीए पोर्टल पर लिस्टेड कर दिए उस असेट को निकाल दे। अब वो असेट मेरी है, उस पर किसी का भी चार्ज नहीं। सिंपल फंडा, आप अगर रेंट पर फ्लैट देना चाहते हो और आप उस असेट को फ्लैट को रेंट लिस्टेड करते हो वेबसाइट पर, ओके, अगर उसको फ्लैट को किसी ने ले लिया तो उस सिचुएशन में उसको अनलिस्ट करते हो, क्या आपको टेंशन नहीं आना चाहिए, कोई भी उठेगा कॉल करेगा आपको, नहीं आना चाहिए। वही सेम फंडा, आप इस सिचुएशन में लॉ को दीजिए। अगर आपको समझना है ना तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ लॉ के प्रोविजन को समझो, रट्टा मत मारो। इस सिचुएशन में देखो आपने 77 में जो रजिस्ट्रेशन किया था अब उसकी क्या जरूरत है, अब उसको बोलते हैं रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई देख अब मैंने चार्ज का पेमेंट कर दिया है, तू क्या कर, तू हमें ये चार्ज से फ्री कर दे। अब तू क्या कर, हमें चार्ज से फ्री कर दे। तो इस सिचुएशन में यहां पर देखो इंटीमेशन रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो 82 में यहां पर ऑफ द कंपनीज एक्ट require the company give intimation of payment or satisfaction in full or any charge earlier registered to registrar in prescribed form. Intimation needs to given within 30 days from the date of such payment satisfaction. जिस दिन आपने रजिस्टर करना हो तो विथिन 30 डेज करो। इंटीमेशन देना 82 का वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज में करना हो। टाटा कंपनी बहुत बिजी, अब एक्सटेंडेड पीरियड भी दिया है, इसमें भी एक्सटेंडेड पीरियड दिया है। तो एक्सटेंडेड पीरियड सेक्शन 82 एक्सटेंडेड पीरियड इंटीमेशन 30 डेज टू 300 डेज। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 30 डेज टू 300 डेज का एक्सटेंशन पीरियड दिया है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन रजिस्टर में एप्लीकेशन बाय द कंपनी और
द चार्ज होल्डर अलाउ सच इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और satisfaction to be made within a period 300 days of such payment or satisfaction on payment of prescribed additional fees. तो इस सिचुएशन में जो भी है, आपने इंटीमेशन 300 डेज में 30 डेज में नहीं दिया, एडिशनल फीस 300 डेज में आप इंटीमेशन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोटिस टू चार्ज होल्डर ऑफ, देखो नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार। अब कंपनी गई, टाटा कंपनी गई, एसबीआई को उन्होंने पेमेंट कर दिया। टाटा कंपनी किसके पास गई, ट्रांजेक्शन समझो, टाटा कंपनी यहां पर है, आपका चार्ज आरओसी एमसीए पर रजिस्टर है, आरओसी ने एमसीए पर रजिस्टर किया है, ये आरओसी ने रजिस्टर किया। अब ये टाटा कंपनी गई, टाटा कंपनी ने पेमेंट किया और विद इन 30 डेज वो किसके पास गई, विद इन 30 डेज वो किसके पास गई, आरओसी के पास गई। देखो भाई हमने क्या कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, सेक्शन 82 के अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट कर दिया हमने, सेक्शन 82 के अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट हमने कर दिया। अब आरओसी क्या करेंगी, हाँ तूने पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब आरओसी डायरेक्टली उसको रिमूव नहीं करेंगी, इस प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं करेंगी जो एमसीए पर लिस्टेड है। आरओसी भी क्या करेंगी, क्रॉस चेक करेंगी और ये पूछेंगी होल्डर से कि भाई देख ये कंपनी ऐसा ऐसा बोल रही है, कि उस कंपनी ऐसा ऐसा बोल रही है कि तेरा पेमेंट तेरे को दे दिया, और कंपनी बोल रही है जो तेरा चार्ज है उसको रिमूव करो। तो इस सिचुएशन में ये आरओसी इंटीमेशन देती है, ये इंटीमेशन देती है किसको, होल्डर को। और ये इंटीमेशन कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है इसका डिस्कशन में करूंगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन द रजिस्टर shall cause a notice to be sent to the holder of the charge calling upon him show cause notice within such time as specified in the notice but not exceeding 40 days। तो नोटिस आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी है रीजन के साथ जो भी है इसके साथ आपको विद इन 40 डेज में नोटिस देनी पड़ेगी। मतलब सर 82 हमें रजिस्टर करना है आरओसी के पास, और 82 जो है ये हमें सेटिस्फैक्शन के लिए, और 77 ये हमारा जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारे किसके लिए, ये सेक्शन हमारे बोलो, ये सेक्शन हमारे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए। कोई कंफ्यूजन इसमें, डेट रेट सेम है, डेट रेट सेम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन 82 पर आएगा तो इसका आंसर इस तरह से करना है, प्रॉपर वे में आपने आंसर करना है। जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी बताई कि कंपनी टाटा कंपनी आप क्या करेंगी, सेटिस्फैक्शन का क्या करेंगी, विद इन 30 डेज में आरओसी को इंटीमेशन देंगी, आरओसी उसका इंटीमेशन विद इन 40 डेज देंगी, जैसे उसके पास वो एप्लीकेशन आया उसके विद इन 40 डेज में देंगी, और उसके बाद ये क्या किया जाएगा। अब ये लीगल लैंग्वेज में आप मॉडल से एक बार रिवीजन करके उसको देख सकते हो। तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर देखो 40 डेज एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, नोटिस टू होल्डर ऑफ चार्ज बाय द रजिस्टर ये दे सकती हैं। ओके, और ये नोटिस किस फॉर्म में, सेटिस्फैक्शन हैपन अमाउंट नॉट repaid but asset of equal value offered in the place of property being released from charge as per rule 8 फॉर्म क्या कौन सा यूज किया जाता है, CSG 4 यूज किया जाता है। ओके गाइज, if no cause is shown by the charge holder, चार्ज होल्डर ने क्या किया, अरे यार हमारा जो भी है चार्ज मिल गया, तो the registrar shall entering of memorandum satisfaction in the register of charge kept by him, and accordingly he shall inform the company of having done। अगर किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसने बोला पेमेंट मिल गया और उसने बोला पेमेंट नहीं मिला, अगर उसने नहीं मिला तो कंपनी क्या, आरओसी फिर से एक बार इसके पीछे लगेगी, तूने पेमेंट नहीं किया उसका पेमेंट दे दे। अगर उसने चार्ज होल्डर ने सेटिस्फाई किया कि मेरा पेमेंट मिल गया, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगी, कंपनी को बता देंगी कि तेरा जो भी चार्ज है वो असेट को हमने यहां से रिलीज कर दिया है, अब तुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं,
वो भी एक्सेप्ट किया है उसने भी, चार्ज होल्डर ने भी। ओके, इन द सो कॉस्ट नोटिस बाय द चार्ज होल्डर द रजिस्टर शॉल रिकॉर्ड नोटिस टू दैट इफेक्ट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इन्फॉर्म द कंपनी। यहां पर क्या करता है, जो भी सो कॉस्ट नोटिस उससे मिली है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है किसको, कंपनी। अब इस सिचुएशन में और एक केस, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अब ये इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, अब यहां पर देखो आपको रजिस्टर का यहां पर काम क्या होता है, ये सेटलमेंट हो गया तो रजिस्टर क्या करती है, आपको इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट करती है। इन केस रजिस्टर इंटर इन मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंटर इन मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज in full he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in form file CHG1 क्या है आपका, क्रिएशन नोटिस 2, उसके बाद आपका जो है मॉडिफिकेशन 3, 4th में आपका सेटिस्फैक्शन, 5th में आपको सर्टिफिकेट CHG 5th। समझ में आया। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, जो भी ये रिकॉर्ड होते हैं ये क्या किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर 8 years, प्रिजर्व किए जाते हैं 8 years। ओके गाइस, अब ये तो कंपनी की तरफ से प्रोसेस हुई थी 82 में, ये प्रोसेस किसने की थी, कंपनी ने की थी। अब अगर कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों भी प्रोसेस नहीं करते, उसको पेमेंट मिल गया और कंपनी ने उसको पेमेंट दे दिया, दोनों भी साइलेंट है, तो इस सिचुएशन में यहां पर रजिस्टर के पास एडिशनल पावर है। सेक्शन 83 में रजिस्ट्रार के पास एडिशनल पावर है कि सेटिस्फैक्शन डन करने की, इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी ने 30 डेज का इंटीमेशन नहीं दिया तो उस सिचुएशन में यहां पर एब्सेंस ऑफ कंपनी क्या कर सकती है, ये चार्ज का सेटिस्फैक्शन कम कर सकती है। 83 सेक्शन 83 of the act, section 83 of the act empower the registrar to make entry with respect of satisfaction and release of charge even if no intimation has been received by him from the company। उसको किसी भी तरह से आरओसी को इंटीमेशन नहीं मिला कंपनी की तरफ से, तो उस सिचुएशन में कंपनी आरओसी क्या कर सकती है, देखो रजिस्टर क्या कर सकता है, देखो दिस सिचुएशन वुड अराइज व्हेन वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज इज सोल्ड टू थर्ड पार्टी एंड नाइदर द कंपनी नॉर द चार्ज होल्डर हैज इंटीमेटेड द रजिस्टरर रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ द अर्लियर चार्ज। क्या करना है कंपनी में, आरओसी का काम क्या है, आरओसी का सिचुएशन वुड अराइज वेयर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज इज सोल्ड टू थर्ड पार्टी एंड नाइदर द कंपनी नॉर द चार्ज होल्डर हैज इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इस सिचुएशन में किसी ने भी, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर क्या हो रही है आपके पास, चार्ज इज सोल्ड टू थर्ड पार्टी एंड नाइदर, आप क्या करो, अभिषेक बच्चन वाला यहां पर सलमान खान वाला एग्जांपल, वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी यहां पर क्या करी, देखो केस देखो, यहां पर आप पेमेंट नहीं करो, केस देखो सलमान खान वाला केस जो हमने डिस्कस किया था कौन से सेक्शन में, सेक्शन 79 में डिस्कस किया था, जहां पर चार्ज होल्डर को क्या करना पड़ता है, नहीं मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन 89, तो चार्ज होल्डर को क्या करना पड़ता, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था और नए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको चार्ज क्रिएट कर। अब इस सिचुएशन में टाटा कंपनी क्या किया था, टाटा कंपनी का के लैंड है, टाटा कंपनी की लैंड है, इसका एसबीआई का चार्ज है। अब ये एसबीआई, ये टाटा कंपनी ने असेट सेल की रिलायंस को असेट सेल की, और टाटा कंपनी क्या करती है इस सिचुएशन में, आरओसी का इंटीमेशन या आरओसी को इंटीमेशन नहीं देती, ना ही चार्ज होल्डर इंटीमेशन देता है, क्योंकि चार्ज होल्डर क्या सोचता है कि हम इसको रजिस्टर कर देंगे 89 में, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन, मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्विजिशन एंड मॉडिफिकेशन की सेक्शन जो है 79 उसमें करेंगे। तो इस सिचुएशन में यहां पर पावर आरओसी के पास इसलिए दिया है कि अब तो वो टाटा कंपनी का, इसके पास टाटा कंपनी के एसेट वो नहीं है, टाटा कंपनी के एसेट नहीं है, बट इसका चार्ज तो है, जो एसबीआई उसका चार्ज तो है। अब टाटा कंपनी बोलेगी मेरी तो एसेट ही नहीं वो,
तो इस सिचुएशन में उस बुक्स को क्लोज करने का काम किसका होता है? कंपनी का नहीं होता है। उस बुक्स को क्लोज करने का काम रजिस्ट्रार का होता है। उस बुक को क्लोज करने का काम रजिस्टर का होता है। तो इस सिचुएशन में ये रजिस्टर क्या करता है पता है आपको? ये रजिस्टर उस सिचुएशन में यहां पर उसको क्या करता है? इन दिस सिचुएशन वेयर would arise where the property subject to charge is sold to a third party and neither the company nor the charge holder, दोनों भी इंटीमेशन नहीं दिया। Okay, the register regarding satisfaction of the earlier charge। तो इस सिचुएशन में आप satisfaction of charge क्या करना पड़ेगा? According to the respect any registered charge if evidence is shown to the satisfaction of register that debt secured by charge has been paid or satisfied wholly or in part, or that part of the property or undertaken charge has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking, then he may enter in the register of charge or मेमोरेंडम सैटिस्फैक्शन देयर्स। कोई भी ट्रांजैक्शन हो इस सिचुएशन में रजिस्टर क्या करता है? उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? एंट्री कर देता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में रजिस्टर की इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें? सेक्शन 83 में पावर दिया गया है। ये डेट हैज बीन सेटिस्फाइड होल और पार्ट, आपने ऐसे बेच दी और उसको सेटिस्फाई कर दिया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया उस सिचुएशन में। पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और अंडरटेकन हैज बीन रिलीज, जो भी प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज कर दिया आपने फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज्ड टू बी पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग, आपने क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? सीज कर दिया। जो भी चार्ज था वो आपने क्या कर दिया? यानी कि कंपनी ने उसको पेमेंट कर दिया या कंपनी ने उसको ट्रांसफर कर दिया। ओके, दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय रजिस्ट्रार डिस्पाइट the fact that no intimation has been received by him from the company। ये पावर तभी इशू किए जा सकते हैं जब कोई भी इंटीमेशन नहीं दी जा सकती। ये एडिशनल प्रोविजन 83 का इसलिए बना है, इन फ्यूचर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आरओसी के पास पावर है कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस प्रॉपर्टी के साथ। आरओसी के पास पावर होता है और आरओसी उसके अकॉर्डिंगली उस चार्ज का सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट इशू करती है। समझ में? ओके, इंटीमेशन अफेक्टेड पार्टी, द रजिस्टर शॉल इन्फॉर्म अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 days ऑफ मेकिंग द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज। ओके, इस सिचुएशन में एंट्रीज दी जाती है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट एज पर रूल 8 इन द केस रजिस्टर इंटर a memorandum of satisfaction of charge in full, he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in form CAG 5। इस सिचुएशन में भी CAG 5 में ये क्या किया जाता है? इंटीमेशन किया जाता है। सेक्शन 82 हुआ, सेक्शन 83 भी हुआ। 82 में क्या करती है? कंपनी खुद जाकर इंटीमेशन देती है और 83 में कंपनी नहीं देती है इंटीमेशन, तो आरओसी चेक करती है कि एक्चुअली वो प्रॉपर्टी पर एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुई। चार्ज सेटिस्फैक्शन हुआ तो उसका सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट दे देती है। अगर वो प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हुई तो उसका आरओसी क्या करती है? आरओसी उसका एनालाइज यानी कि उसका डिटेल जो भी है स्टडी करती है, इवन ऑडिट ही करती है। उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है? उसका चार्ज मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट CAG 5 में इश्यू करती है। 83 सेक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हुई तो मुझे बोल देना। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ये एक बार आप आराम से पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। मैं एक बार रीड करके देता हूँ आपको। सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर एंड गिविंग अ इंटीमेशन देयर ऑफ द कंपनी एंड द रजिस्टर। क्या करते हैं? अब जो भी रिसीवर है और मैनेजर होता है, जब अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है? डियर ऑफ द कंपनी एंड रजिस्टर गिविंग इंटीमेशन टू कंपनी एंड रजिस्टर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये इंटीमेशन देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन और ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीवर और अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू अ चार्ज। जो भी पर्सन चार्ज, यहाँ पर चार्ज होल्डर जो भी अपॉइंट कर रहा है
उसका इंटीमेशन उसको एक तो कंपनी को देना होता है और दूसरा आरओसी को देना होता है। इफ द पर्सन अपॉइंटेड सच रिसीवर और अ पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन इन द एनी इंस्ट्रूमेंट, तो इस सिचुएशन में यहां पर आपने ध्यान रखना, इफ अ पर्सन अपॉइंटेड सच रिसीवर और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन इन एनी इंटीमेशन, जो भी आपने उसको पावर दी वो भी उसके कंपनी के साथ डिस्कस करो, आरओसी के साथ डिस्कस करो। शॉल गिव अस सच अपॉइंटमेंट टू द कंपनी, जो भी है अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड द रजिस्टर अलोंग विद द कॉपीज ऑफ ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर और मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट। यहाँ पर चार्ज होल्डर क्या करता है, जो भी रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट करता है उसका इंटीमेशन विद इन 30 days में आरओसी को और इसको देता है, उसके पावर क्या क्या दिए उसने वो भी देता है। इन टर्न रजिस्टर शॉल ऑन पेमेंट द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर पर्टिकुलर ऑफ द रिसीवर पर्सन और इंस्ट्रूमेंट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। जो भी पर्सन है उसको यहाँ पर क्या किया है, फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज पर्पज के लिए अपन किया है, उसका यहाँ पर इंटीमेशन देना होता है। ऑन द सेसेशन ऑफ होल्ड अपॉइंटमेंट, जिस दिन उसका सेसेशन होता है उस दिन द पर्सन अपॉइंटमेंट अबो शॉल गिव अ नोटिस दैट इफेक्टिव कंपनी एंड रजिस्टर सच टर्न रजिस्टर सच नोटिस यहाँ पर 30 days में देना होता है। जब भी आपको यहाँ पर उस प्रॉपर्टी ज्यादा आपने अमाउंट दे दिया तो उस सिचुएशन में रिसीवर मैनेजर को उसको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी और उस चार्ज के लिए अपॉइंट किया जाता है। उस सिचुएशन में आपको नोटिस देनी होती है, किसको, एक तो कंपनी को और दूसरा रजिस्ट्रार को विद इन 30 days। ओके, और जो भी उसके पावर दिए वो भी प्रेस्क्राइब करने होते हैं। अगर उसको आपने निकाल दिया तो उसका भी आपको इंटीमेशन देना होता है। समझ में आई बात? मैनेजर सिंपल फंडा, उस एसबीआई हर एक चीज को देख नहीं सकती, इसलिए पर्टिकुलर पर्सन को वहां पर एज ए मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। ओके, अब सेक्शन पनिशमेंट का है, पनिशमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन, ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी एक बार देख लो। अगर आप 80C में देखोगे तो पनिशमेंट, द कंपनी शॉल पनिशेबल मिनिमम फाइन 1 lakh एंड द मैक्सिमम फाइन 10 lakh रुपीज। ओके, किस केस में पनिशमेंट हो रही है, 1 lakh की और मैक्सिमम 10 lakh की? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81, इफ द कॉन्ट्रावेंशन एनी of the provision relating to registration of charge, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो उस सिचुएशन में यहां पर आपको कॉन्ट्रावेंशन के अकॉर्डिंगली पेनल्टी की जाएगी। सर सेक्शन 77 में, सेक्शन 79 में और सेक्शन 82 में कोई भी आप गलती करते हो तो उस सिचुएशन में आपकी कंपनी को क्या किया जाएगा, यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। यानी कि ये 3 सेक्शन का कॉम्बिनेशन इसमें गिवन है, ये पेनल्टी 1 lakh और 10 lakh। एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर, सेम इस 3 सेक्शन का यहां पर कॉम्बिनेशन करके इन्होंने क्या कर दिया, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी शॉल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और विद मैक्सिमम फाइन 25,000 एंड मैक्सिमम 1 lakh रुपीज और बोथ। एक तो इम्प्रिजमेंट हो जाएंगे, उसके साथ 25,000 रुपीज का फाइन लगेगा और उसके साथ और अगर ज्यादा डिफॉल्ट बढ़ा है तो उस सिचुएशन में यहां पर 1 lakh का लगेगा। सर अब इस सिचुएशन में आपको यहां पर विथ इंस्टेंट ऑफ सब्जेक्ट सेक्शन 447 की भी आपको यहां पर पनिशमेंट लगने वाली है। फ्रॉड आल्सो बिकम एप्लीकेबल सर्टेन केस अकॉर्डिंग इफ पर्सन विलफुल फर्निश, तो ये भी आपको लगेगा। एनी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट टाइटल जो है वो फेक है, वो उसके केस में। नोइंग सरप्राइजेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, आपने किसी भी तरह से मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई उस सिचुएशन में, यानी कि ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर है और आपने बताया नहीं रजिस्टर है उस केस में, और विच रिक्वायर्ड टू रिले रजिस्टर अंडर सेक्शन, ही शॉल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। ओके, अब लास्ट सेक्शन आ रहा है आपका गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। सेक्शन याद करवाता हूं, सेक्शन याद करवाता हूं आपकी पहले। सेक्शन 77 क्रिएशन ऑफ चार्ज, ओके, सेक्शन 77 क्रिएशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 78 आपको मैंने बताया, सेक्शन 78 में पावर की, सेक्शन 81 इंटीमेशन और रजिस्ट्रेशन बाय होल्डर है, एंड सेक्शन 89 मॉडिफिकेशन एंड एक्विजिशन एंड मॉडिफिकेशन। 80 नोटिस देना है सभी लोगों को कि हमारे इस प्रॉपर्टी पर क्या है, चार्ज रजिस्टर है, ताकि समझ में आए। ओके, 81 आपके प्रोविजन में नहीं है। 82 क्या है,
82 सेटिस्फेक्शन एंड मॉडिफिकेशन की केस में सेटिस्फेक्शन जब भी होता है आपके पेमेंट का तब दिया जाता है, पावर दी जाती है सेटिस्फेक्शन को 83 में। उसके बाद 83 की ये पावर दी गई। उसके बाद आपका 84 यहाँ पर गिवन है, 84 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट मैनेजर इंटीमेशन है, 86 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है, पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन है, और 87 जो है अब 87 रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रेक्टिफिकेशन करने की पावर है। जो भी चार्ज रजिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई करता है। वो कौन से ऐसे केसेस है वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो गाइस, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कौन सी ऐसी केसेस है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई करता है। सेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल 12 empower the central government order rectification of registration of charge in following cases of default। कुछ डिफॉल्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में when there was omission in giving intimation to register with respect to payment or satisfaction of charge within stipulated time। अगर यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑर्डर रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ चार्ज फॉलोइंग केसेस ऑफ डिफॉल्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब आता है, जब कोई डिफॉल्ट करते हो और वो डिफॉल्ट जैसे नीरव मोदी, माल्या जी, वैसे उन लोगों ने किया, उस केस में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की एंट्री होती है। ऐसा एग्जांपल में ऐसा हुआ है एक्चुअली में नीरव मोदी की प्रॉपर्टी में, इवन आपके इसमें माल्या की प्रॉपर्टी में। ये पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके पास इसलिए रखे कि एक्चुअली उस प्रॉपर्टी पर क्या हुआ था और डिफॉल्ट किस लेवल का है, उसको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रेक्टिफिकेशन करती है, आरओसी की वेट नहीं करती है। व्हेन देयर इज ओमिशन इन गिवन इंटीमेशन टू रजिस्टर विद रिस्पेक्ट पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। आप क्या कर रहे हो, इंटीमेशन ओमिशन व्हेन देयर वाज, किसी भी तरह से आपने क्या किया है, ओमिशन किया है, जो भी इंटीमेशन देना था टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट पेमेंट और सेटिस्फेक्शन, जो पेमेंट है और उसका सेटिस्फेक्शन है उसके केस में। और व्हेन देयर वाज ओमिशन मिसस्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड रजिस्टर, such filing may related to any charge or any modification or with respect any memorandum satisfaction। किसी भी तरह से ये डिफॉल्ट हो रहा है इस केस में, मेमोरेंडम सेटिस्फेक्शन में, या किसी भी तरह से आप ओमिशन करते हो, मिसस्टेटमेंट करते हो, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। उसके अलावा जो भी आपके कंपनी रिपोर्टेड सेटिस्फेक्शन चार्ज 83 में जो भी रिपोर्टेड करती है सेटिस्फेक्शन चार्ज, वो भी यहाँ पर क्या किया जाता है, ये भी यहाँ पर चेक किया जाता है। बिफोर डायरेक्टिंग दैट टाइम फॉर गिविंग द इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन शॉल बी एक्सटेंडेड और ओमिशन और मिसस्टेटमेंट शॉल बी रेक्टिफाइड। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड क्या करता है, सेंट्रल government need to be satisfied that such default was accidental or due to inadvertence मतलब जानबूझकर, और because some other sufficient cause or it did not produce the position of creditor or shareholder। तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एक ना एक चीज को रेक्टिफिकेशन करती कि एक्चुअली इस सिचुएशन में क्या हुआ था, और उसका द एप्लीकेशन फ्रॉम सी या जी शॉल बी फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन। उसका एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन का कौन फाइल कर सकता है, कंपनी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन। द ऑर्डर रेक्टिफिकेशन शॉल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज डीम्ड जस्ट एंड एक्सपीडिएंट। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल 12 of Companies Act registration charge rule 2014, the central government may on application file in CSG 8 in accordance with section 87। तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिसस्टेटमेंट, ओमिशन हुआ और मिसस्टेटमेंट हुआ ऑफ एनी पर्टिकुलर्स, और उसके साथ साथ इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली recorded with the registrar with respect of any charge or मॉडिफिकेशन thereof। और यहाँ पर देखो, और विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम
और satisfaction or other mere persons of section 82 or 83 direct extension time satisfaction of charge such filing not be made within a period 300 days. जो भी होता है 300 days में मेड नहीं किया तो उस सिचुएशन में एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सच रीपेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो गाइज ये आपका चार्ज टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट. कैसे लगा आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया. और सेंट्रल गवर्नमेंट कब एक्शन में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट तब एक्शन में आती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर फ्रॉड दिखता है. ये सेक्शन 80 आपके नोटिस के लिए कि सारी दुनिया को आपको नोटिस शेयर करनी पड़ेगी. ओके तो ये दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज और क्रिस्टलाइजेशन चार्ज. अब चार्ज कौन से एसेट पर क्रिएट किए जाते हैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको एक बार. चार्ज जो है आपके दो टाइप्स के एसेट की क्रिएट किए जाते हैं. कोई भी एसेट आपकी अगर इंडिया में देखो भाई चार्ज क्रिएट किए जाते हैं एसेट पर. एसेट आपकी अगर विद इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया है. अगर आपके एसेट इमूवेबल है या मूवेबल है तो इस सिचुएशन में आपके यहाँ पर चार्ज उस एसेट पर किए जाते हैं. उसके लिए आपके पास कंपनी के पास उस एसेट का टाइटल होना चाहिए. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना. सारे प्रोविजन मैंने 1 to 1 डिस्कस किए. जब भी मेरे को टाइम मिलेगा इसका आपको क्वेश्चन डिस्कशन आपको मिल जाएगा. सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं. आपने भी इस रिविजन को अच्छे तरीके से देखना है. कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ओके गाइज चलो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं. टेक केयर, बाय बाय और सेफ रहो. अपनी फैमिली को भी सेफ रखो.